हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब की सवाने हयात के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में उनके ड्रामा आजमाइश को भी हम लोग रीड करेंगे। तो ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद मुजीब की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये जानना आपको जरूरी है। यानी 1902 में आपकी पैदाइश हुई है और 1985 में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इनके वालिद एक मारूफ वकील थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ के लॉरेटो कॉन्वेंट में हासिल की। उसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1919 में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख में BA ऑनर्स किया। बर्लिन में उनकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। वहीं उन्होंने जर्मन और रूसी जुबानें सीखी। फ्रांसीसी जुबान वो ऑक्सफोर्ड में सीख चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया। फरवरी 1926 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शेखुल जामिया यानी वाइस चांसलर बनाए गए और वो इस अहदे पर 24 बरस तक फायज रहे। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। तो पैदाइश लखनऊ में हुई है और इंतकाल दिल्ली में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजीब साहब इंतजामी उमूर के साथ तसनीफ व तालीफ के काम में भी बराबर लगे रहे। उर्दू और अंग्रेजी में उनकी बहुत सी किताबें शाये हुई। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके नाम हैं खेती, अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश, दूसरी शाम और बच्चों के लिए एक ड्रामा आओ ड्रामा करें। मुजीब साहब साफ, सादा और सलीस नस्र लिखते थे। उनके मुकालमों में बोलचाल का फितरी अंदाज है। अब यहाँ पे जो ड्रामा हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मुजीब साहब का ड्रामा है आजमाइश और उसका आखिरी एक्ट हम लोग रीड करेंगे। ये ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीखी वाकयात पर मबनी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जनरल बख्त और उसकी हिंदुस्तानी फौजों को शिकस्त हो चुकी है। बहादुर शाह जफर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। राम साहब की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी की 2 मुजाहिद खवातीन सलमा और किशन कंवर को पनाह दे रखी है। बख्त खां की सिपाही अगरचे हार गए हैं लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। तो आजमाइश ड्रामा जो उसका आखिरी एक्ट है उसके बारे में भी आपको बता दिया गया। अब चलिए हम लोग इस ड्रामे को रीड करते हैं। ड्रामे का उन्वान है आजमाइश, उसका आखिरी एक्ट है। राम साहब मिल के मकान में एक छोटा सा दालान, रात हो गई है। डेवट पर एक दिया जल रहा है। राम साहब मिल उसकी रोशनी में खाना खा रहा है। भागवती उसकी बीवी आंचल से मुंह बंद किए खड़ी है। उसको पंखा झल रही है और चुपके चुपके रो रही है। राम साहब मिल को उसके रोने का एहसास नहीं है और वो खाना खाता रहता है। राम साहब मिल, कहो आज पानी काफी मिल गया। भागवती रुहासी आवाज में, अभी शाम को राम प्रसाद ले आया। बहुत दूर जाना पड़ा, आसपास के कुओं में लाशें पड़ी हैं। राम साहब मिल, राम 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 उसकी तरफ देखकर, मगर तुम रो क्यों रही हो? भागवती, मेरा भी मर जाने को जी चाहता है। राम साहब मिल, क्यों? तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो गई हो? भागवती, क्या बताऊं, परमात्मा का शुक्र को इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई। भागवती, हाँ। राम साहब मिल, मगर अभी बहुत चौकस रहना है, देखती रहना दरवाजे से पहरे वाले ना हटे। भागवती, नहीं, मैं तो बराबर चक्कर लगाती रहती हूँ। राम साहब मिल, और कोई अंदर ना आने पाए, मर्द औरत बच्चा। भागवती, नहीं, कसूर होगा तो मेरा होगा। मैं कह दूंगी कि मैंने आपको बताए बगैर किया, मगर यह नहीं हो सकता कि जान पहचान की कोई औरत या बच्चा पनाह मांगे और मैं उसे पनाह ना दूं। आगे बढ़ते हम लोग। राम साहब मिल, भागवती को देर तक गौर से देखकर, मालूम होता है कि तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छुपा लिया है। अब तो हमारी जान परमात्मा की दया से ही बच सकती है। तुम्हारा दिल इतना कमजोर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती?
भागवती मैं चाहती हूँ कि आपको मालूम ही ना हो। राम साहिमिल ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आदमी छुपे हैं और मुझे मालूम नहीं। भागवती आदमी नहीं, लावारिस औरतें, भूखे प्यासे बच्चे। राम साहिमिल किसकी औरतें किसके बच्चे? भागवती मैं पूछती ही नहीं हूँ। राम साहिमिल या पूछा है और मुझे बताना नहीं चाहती हो। हमारे महल्ले में ऐसे लोग है ही नहीं जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया हो। ये औरतें और बच्चे तो बाहर से आए होंगे। भागवती जमीन पर बैठकर अपना मुंह बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। बताओ तो ये है कौन? कभी पूछताछ हो तो मैं जवाब तो दे सकूं। भागवती सर हिलाती, अच्छा ना बताओ। खामोशी। जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी जुबान पर 3-4 नाम रहा करते थे। बख्त खां की आल औलाद यहाँ थी ही नहीं। सिद्धारी सिंह भी बाहर का आदमी है। क्या किसी मुसलमान औरत को पनाह दी है? हिंदू औरतों में तो तुम्हारे रानी किशन कंवर से ताल्लुकात थे। निहार सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता था तो जमीन तैयार करने से पहले उसको भेज देता था। मगर क्या मालूम रानी बल्लभगढ़ में है या यहाँ है। बहरहाल जहां भी हो कोई ना कोई उसका पता देगा जरूर। अगर निहार सिंह को पकड़ लिया है तो शायद उसको तलाश ना करें। भागवती पकड़ लिया फिर जोर से रोती है। राम साहिमिल पकड़ लिया है तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बराबर सोना देकर उसे मोल लेना चाहो तो ना देंगे। तो रानी किशन कंवर ने तुम्हारे यहाँ पनाह ली है। बेचारी राम साहिमिल से अब और खाया ना जाता। बर्तन सामने से खिसका देता है, पानी पीना चाहता मगर प्याला देर तक हाथ में लिए रहता और पी नहीं पाता। क्या बहुत रो रही है? भागवती सर हिलाकर नहीं, उसका अफसोस कर रही है कि जिहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई और मारी नहीं गई। राम साहिमिल राम राम, क्या हिम्मत है। उसको अच्छी तरह रखना, मैं भी कभी उसके दर्शन करूंगा। उसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है। मुसलमान औरत की बात और है। भागवती एक मुसलमान बहन भी है। हाय कौन? राम साहिमिल। भागवती सलमा, अरे वही यूसुफ मियाँ की मंगेतर, वो तो मोर्चों पर लड़ी भी थी। भागवती हाँ, उसने घरों की छतों पर से भी गोली चलाई थी। रानी किशन कंवर भी उसके साथ बंदूक चला रही थी, फिर वो जख्मी होगी। रानी किशन कंवर ने न जाने किस तरह उसको यहाँ पहुंचाया। मैं तो समझती थी कि मर जाएगी मगर अब भी भली चंगी ये सोच रही है किस तरह दिल्ली से निकल जाए और बख्त खां की फौज में मिल जाए। रानी किशन कंवर कहती कि वो भी साथ जाएंगी। राम साहिमिल देखो ये नहीं हो सकता। मैं इस पर तैयार हूं कि यहाँ छुपी रहे और जब खतरा ना रहे तो चुपके से चली जाएं। यहाँ वो साल भर तक रहे मगर बाहर जाकर फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुए तुम पकड़ी जाओगी और मुझे तो जरूर फांसी हो जाएगी। और यूसुफ मियाँ को क्या हुआ? भागवती सलमा को कुछ मालूम नहीं राम साहिमिल, और तुमको मालूम होगा तो बताओगी नहीं। भागवती सुना है कि वो आखिर वक्त लड़ते रहे और उर्दू बाजार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीजी की थी, उसे जान से मार दिया। उसमें नामालूम कितने पकड़े गए मगर वो नहीं थे। कहते हैं कि अब उर्दू बाजार पर गोलाबारी होगी, एक मकान भी खड़ा ना छोड़ा जाएगा। राम साहिमिल अब परमात्मा बचाए हम सबको। एक औरत घबराई हुई अंदर आती है, उसके मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है। मुलाजिम, सरकार दरवाजे पर 4 सिपाही हैं, कहते हैं कि दरवाजा खोलो हम तलाशी लेंगे। राम साहिमिल मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। मुलाजिम, सरकार वो हमारी बात नहीं मानेंगे। भागवती, परवाना मेरे पास है, चलो मैं दिखा दूंगी। राम साहिमिल, तुम कहाँ जाओगी? भागवती, मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? मैंने मशहूर कर दिया कि आप अंग्रेज कमांडो से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं है। राम साहिमिल, नहीं तुम बैठो मैं जाता हूं। भागवती जल्दी से दिया बुझाकर भाग जाती है। राम साहिमिल अंधेरे में बैठा रहता है। कुछ देर बाद दाएं तरफ से भागती भागवती उल्टे पांव चलती हुई नजर आती। 4 सिपाही उसे संगीनों से धमका रहे हैं। पहला सिपाही उनका सरदार मालूम होता है। पहला सिपाही, बताओ कहाँ है वो दोनों? भागवती सहमी हुई रुहासी मगर बहुत दबी आवाज में, यहाँ कोई नहीं छुपा है। पहला सिपाही, यहाँ 2 औरतें छुपी, हमारे आदमियों ने उनको गोली चलाते देखा, फिर वो भागकर इस घर में आते हुए देखी गई। राम शरण, उस औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो, बाकी 3 आदमी फायर करो। राम शरण भागवती की तरफ बढ़ता है। राम साहिमिल, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो? पहला सिपाही, अच्छा लाला जी छुपे बैठे हैं, सोचा था ललायन हमको बैला फुसला कर रुखसत कर देगी। राम शरण, खड़ा करो उन्हें भी ललन के साथ। भागवती चिल्लाकर, अरे मुझे मार डालो, उन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अरे ये बिल्कुल बेकसूर है। पहला सिपाही, अच्छा ये बेकसूर हैं तो तुम्हें तो मालूम है कि दोनों औरतें कहाँ छुपी हैं। भागवती वैसे ही चिल्लाकर, अरे नहीं छोड़ दो, हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल नहीं जानते, हाय है। इस रेत के दाएं तरफ कोने से सलमा और किशन कंवर अंदर आती हैं। सलमा, इन दोनों का पीछा छोड़ दो, हम आ गए, हमें जो सजा चाहो दे दो। सेठ साहब और उनकी बीवी बिल्कुल
बेकसूर है। पहला सिपाही सलमा और किशन को गौर से देखने के बाद, मुझे तो तुम इसी घराने की औरतें मालूम होती हो। किशन कौर, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। शहर में हजारों आदमी हमको पहचान लेंगे। पहला सिपाही, हाँ, मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊं और इस दौरान में असली मुजरिम निकल जाएं। सलमा, तुम्हारी मर्जी, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा काम ही है। पहला सिपाही, अच्छा तो बताओ क्या नाम है तुम्हारे? सलमा, सलमा, किशन, किशन कंवर। पहला सिपाही, तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? सलमा, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम अपने मुल्क के लिए अपने बादशाह की तरफ से लड़े हैं। पहला सिपाही, तुम लड़ाई में शरीक हुई हो? सलमा, दिलो जान से हम शरीक हुए, हमने दूसरों को लड़ने पर आमादा किया, हम मोर्चों पर लड़े, हमने दुश्मनों को मारा। किशन कौर, हमें अफसोस इसका है कि उससे ज्यादा ना कर सके। पहला सिपाही, तो जाओ, खड़ी हो जाओ दीवार से लगकर। सलमा, हम दीवार से लगकर क्यों खड़े हों? हम सहन में खड़े होंगे और तुम्हारी बंदूकों पर हंसेंगे। पहला सिपाही, तो चलो खड़ी हो जाओ। इसी बात पर सलमा और किशन कौर बीच सहन में खड़ी हो जाती हैं। पहले सिपाही के इशारे पर तीन सिपाही उनसे 3-4 कदम हटकर और एक घंटे को जमीन पर टेक कर, घुटने को जमीन पर टेक कर बंदूकें तानते हैं। भागवती चीख मारकर सिपाहियों और दोनों औरतों के बीच में आ जाती है, मगर गश खाकर गिर पड़ती है। सिपाही बंदूकें ताने रहते हैं मगर उन्हें फायर करने का हुक्म नहीं मिलता। सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो बंदूकों की तरफ देखती रहती है। किशन कौर की नजर आसमान की तरफ है, उसके चेहरे पर वजद की कैफियत है। सिपाही फायर नहीं करते। एक बारगी पहला सिपाही घुटनों पर गिर जाता है। पहला सिपाही, हाथ जोड़कर हमें खता माफ कीजिए, हम सिर्फ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हमें हुक्म दिया गया था। तकदीर के इस इनकलाब को बर्दाश्त करना सलमा और किशन कौर के बस में नहीं। किशन कौर चीख मारकर गिर पड़ती है। सलमा की आंखें चढ़ जाती हैं, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और जमीन पर ढेर हो जाती है। राम साहिब, जालिमों, अब कब तक इन बेचारियों को सताओगे? अरे मारना है तो एक दफा मार दो। पहला सिपाही इंतहाई नदामत के अंदाज में, हम उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहते थे, उनकी दिल की आरजू पूरा करना चाहते थे। हमें जनरल वक्त खान ने अंग्रेज फौज की वर्दियां पहनाकर भिजवाया है कि उन्हें जल्द से जल्द तलाश करके उनके पास पहुंचा दें। हमने उनको सही सलामत ना पहुंचाया तो हमारे गोली मार दी जाएगी या अंग्रेज में पकड़कर फांसी दे देंगे। भागवती इस दौरान में उठ खड़ी होती है और किशन कौर और सलमा के मुंह में पानी के छींटे देती है और उनके सर सहलाती। भागवती, उठो प्यारी, तुम्हारे बख्त खान ने तुम्हें बुलाया है, अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ। ऐसा ऐसा सलमा और किशन कुंवर को होश में आता है, वो उठकर बैठती हैं। भागवती उन्हें पानी पिलाती है। पहला सिपाही, आपसे फिर आपके कदमों पर गिर कर माफी मांगता हूँ। सलमा और किशन कुंवर मुस्कुरा देती है, मगर अभी एक और गुस्ताखी करना है। हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ले जा सकते हैं, हमें आपकी मुश्कें कसना होंगी और गले में रस्सियां बांधना। सलमा और किशन कौर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों खड़ी हो जाती हैं। सिपाही जल्दी जल्दी उनकी मशकें कसते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे, दो पीछे अटेंशन हो जाते हैं। पहला सिपाही रवानगी का हुक्म देता है। तो ये था ड्रामा आजमाइश मोहम्मद मुजीब का आखिरी एक्ट। चलिए अब इसके मुश्किल मानी पर हम लोग गौर कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक देखिए वर्ड आया इसमें, डेवट, पुराने किस्म की लकड़ी का चिरागदान। रवासी यानी रुहासी, रोने पर आमादा। जिहादी औरतें, जिहाद करने वाली औरतें, मुराद वो औरतें जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जंग में हिस्सा लिया। अमान का परवाना, वो हुक्मनामा जिसके जरिए तहफ्फुज की जमानत दी जाए। संगीन, एक नकीला हथियार जो बंदूक की नाल पर लगाया जाता है। फायर यानी फायर, मुश्कें कसना, दोनों बाजू पुश्त पर बांधना। मुश्किल कसना मतलब क्या? दोनों बाजू पुश्त यानी पीठ पर बांधना। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुकी, ये ड्रामा 1857 के तारीखी वाकयात पर मबनी है। इस आखिरी एक्ट में लाला राम साहे की बीवी भागवती ने जंग आजादी में शिरकत करने वाली दो जिहादी औरतें सलमा और रानी किशन कौर को अपने घर में ही छुपा रखा है। 1857 की जंग आजादी में हिंदू मुसलमान मर्द और औरतों ने बराबर का हिस्सा लिया। उस वक्त तफरीक ना थी कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, बस एक ही मकसद था, किसी तरह मुल्क आजाद हो जाए और अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं। तो आज के सेशन में हमने मोहम्मद मुजीब की सवाने हयात के बारे में ड्रामा आजमाइश को रीड किया है। उम्मीद है कि ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए या उर्दू के हर वो एग्जाम जिसमें मोहम्मद मुजीब और उनका ड्रामा आजमाइश शामिल निसाब होगा, ये क्लास आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगी। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।